तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 किया है अभी स्टार्ट। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारा गुडविल। ठीक है, गुडविल। गुडविल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ख्याति। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ख्याति। किसी लड़की का नाम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ख्याति ये तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। नहीं नहीं, ये वो वाली ख्याति नहीं है। ख्याति का मतलब होता है नेम, फेम एंड रेपुटेशन। नेम, फेम एंड रेपुटेशन। रेपुटेशन of business, reputation of business in market, in market by which it earns extra profit, extra profit। और मैंने आपको बताया था कि किसी इंसान की गुडविल होना या किसी बिजनेस की गुडविल होना भी उसके लिए क्या है, एक असेट है। इस असेट को हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल एसेट क्यों? क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसका बेनिफिट जरूर उठा सकते हो, तो इसीलिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। ठीक है। और आपको पता ही है कि आपका डी फेम होने की वजह से कितना लॉस होता है और फेमस हो जाने की वजह से कितना प्रॉफिट होता है ना। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि फेमस हो जाना अपने आप में एक एसेट है। ठीक है, आप अगर जितने ज्यादा फेमस होगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल हो जाता है। आपको लोग पसंद करते हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं और आपके लिए चीजें पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, जरा याद करो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल क्या क्या थे। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल क्या होते हैं, किन किन चीजों से गुडविल इफेक्ट होती है। भाई आप जितना अच्छा काम करोगे, जितनी अच्छी क्वालिटी दोगे उतना बेटर होगा। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जितनी बेटर क्वालिटी उतना अच्छा गुडविल। नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब आप जितनी ऐसी गुड्स बनाओगे जो प्रेस्टिजियस है या फिर जिनका बहुत ज्यादा नेम है या फिर जो रिच लोगों के लिए है, उनकी गुडविल ज्यादातर ज्यादा होती है। ठीक है। आपका मैनेजमेंट, जितना ज्यादा बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होगा उतनी उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा दो चीजों पे काम करता है। एक, ये तो कॉस्ट कम से कम करेगा, क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट का मतलब होगा कॉस्ट कम आएगी, तभी तो आप बोलोगे अच्छी मैनेजमेंट है। और दूसरा, ये बहुत अच्छा कंट्रोल रखेगा हर एक चीजों पे, लोगों के ऊपर, लोगों के नीड्स एंड डिजायर्स के ऊपर। तो इसकी वजह से भी गुडविल इंप्रूव होती है। मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन का मतलब कई कई बार मार्केट कंडीशन ही हमारे फेवर में हो जाती है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको लास्ट क्लास में पेटीएम वगैरह का। इसी तरीके से हमारे पास है आफ्टर सेल सर्विस। आप जितनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दोगे उतना अच्छा आपकी गुडविल होगी। लोकेशन, आप जितना सेंट्रल लोकेशन पे होगे या फुटफॉल जहां पे ज्यादा होगे, ऐसी लोकेशन पे होगे तो गुडविल बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है। पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत रेनॉन्ड है और उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो भी गुडविल बढ़ती है। ठीक है। अच्छा काम करोगे गुडविल बढ़ेगी, दैट्स इट। अच्छा काम करोगे गुडविल बढ़ेगी। ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ये सारी की सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब हमें बढ़ना है आगे और यहां से समझना है कि गुडविल कब कब रिकॉर्ड की जाती है, कब कब इसकी वैल्यूएशन की जाती है। अब यहां से सुनना, ये है मेन क्लास आज की। ठीक है। देखो दोस्तों, गुडविल जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल एसेट होने के साथ साथ एक और खास बात इसके साथ जुड़ जाती है कि सॉरी, इंटेंजिबल असेट। ठीक है, इंटेंजिबल असेट। तो इंटेंजिबल एसेट होने के साथ साथ इसमें एक और बात जुड़ जाती है कि हम गुडविल की जो नॉर्मल प्रैक्टिस में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है। यानी अगर हम लोग नॉर्मल बिजनेस रखें ना, तो हम लोग गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो करते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि गुडविल को ना दिखाया जाए। ठीक है। यानी बैलेंस शीट जो बनती है वो बिना गुडविल के बनती है। ठीक है। सर, गुडविल को बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया जाता? सर ऐसा क्यों होता है? हम अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं सर, हम रीजन भी जानना चाहते हैं कि गुडविल को क्यों नहीं दिखाया जाता।
अकाउंटेंट साहब जरा दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या गुडविल कोई एग्जैक्ट फिगर है? क्या गुडविल कोई एग्जैक्ट फिगर है? और क्या गुडविल की कोई ऑथेंटिसिटी है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी? मुझे आप लोग बताओ जरा फटाफट, क्या गुडविल की हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट गुडविल यही है हमारी? क्या आपके नेम फेम और प्रशंसा और रेपुटेशन की कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है, या उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो सकती है कि आज अगर आपकी गुडविल 10,000 है तो वो कल 10,000 ही रहेगी? मुझे फटाफट अकाउंटेंट साहब सारे चैट बॉक्स में बताएंगे, और जरूरी है आप लोग का बात करना। ठीक है, चलो फटाफट मुझे बताओ। अभिनव कहते हैं नो, तनीषा कहती है नहीं। वेरी गुड। अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। अगर आप सलोनी कहती है नहीं, चलो फाइनली। मयंक भी कहते हैं नहीं सर, भूमिका भी कहती है नहीं सर। बिल्कुल अकाउंटेंट साहब, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने कि गुडविल एक ऐसी चीज है जिसका कोई एग्जैक्ट फिगर बोलना या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में थोड़ा सा डाउट रहता है हमें। कि मान लो आज हमने बोला कि हमारी गुडविल 10,000 है, कल के दिन हो सकता है थोड़ी सी हमारी गुडविल बर्बाद हो जाए। बर्बाद का मतलब किसी ने हमारे बारे में र्यूमर फैला दिया कि ये कंपनी जो है ये फ्रॉड करती है, तो ये गुडविल तुरंत ही कम हो जाएगी। और हो सकता है किसी ने हमारे बारे में वो कर दिया, अच्छी बात फैला दी कि अरे ये कंपनी अभी इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत नाम कमाएगी, तो हो सकता है ये गुडविल ऐसे हो जाए। यानी गुडविल एक ऐसी चीज है जो डे बाय डे चेंज हो सकती है। ठीक है, डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड चेंज हो सकती है। मुश्किल से एक र्यूमर और गुडविल बर्बाद। तो इसीलिए कॉमन प्रैक्टिस जो है वो कहती है कि गुडविल को शो मत करो, गुडविल को शो मत करो। तो सर, अगर हम अकाउंट्स के अंदर गुडविल शो ही नहीं करते तो सर फिर हम गुडविल पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडीइंग? व्हाई वी आर स्टडीइंग? ठीक है, तो आओ अब हम बताते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है। तो अभी जितनी भी मैंने आपको बातें बताई ये यहाँ से यहाँ तक की, ये केवल आपका बेस बिठाने के लिए है कि गुडविल को नॉर्मल बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। हालांकि गुडविल की जरूरत पड़ती है कब? अब हम लोग लिखेंगे व्हेन गुडविल इज, ये आपको लिखना है, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड, और व्हेन it is need to value, when it is need to value goodwill। गुडविल को आखिरकार वैल्यू कब किया जाता है? ये केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। और ये किया जाता है when PSR changes, when PSR changes, when a new partner is admitted, when a new partner is admitted, when any partner retires, when any partner retires, when any partner, when any partner dies, when firm is amalgamated, and when firm is sold या winds up। ठीक है, नोट करने के बाद थम्स अप देंगे और फिर मैं चर्चा फिर से शुरू करूंगा। नोट करने के बाद थम्स अप देंगे, उसके बाद मैं चर्चा फिर से शुरू करूंगा। तनीषा सबसे पहले, अभिनव और भूमिका ने भी कर लिया, सलोनी ने भी कर लिया, चौधरी साहब ने भी कर ही लिया होगा अब तक तो। मयंक आपने नहीं किया अभी तक?
मयंक ने भी कर लिया, वेरी गुड। हाँ जी। तो अकाउंटेंट साहब ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई देखो, अगर नॉर्मल लाइफ है हमारी, ठीक है, नॉर्मल लाइफ, यहाँ पे मैं दो डिस्कस कर रहा हूँ। एक है नॉर्मल लाइफ, जहाँ पे हम लोग कॉमन चीज की प्रैक्टिस करेंगे, और एक है हमारे पास एक्सेप्शनल सिचुएशंस। एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सेप्शनल सिचुएशन का मतलब क्या, सब चीजें डिस्कस करेंगे। भाई अगर नॉर्मल लाइफ है तो हम लोग 7 बजे उठते हैं, ठीक है, 7 बजे हमारा उठने का टाइम है, वेकअप टाइम, राइट। लेकिन अगर आपका एग्जाम है या फिर आपको कहीं जाना है जहां पे आपकी ट्रेन ही 7 बजे की है, तो शायद आपको 4 बजे उठना पड़े, 4 बजे वेकअप हो, है ना। समझ में आ रही है बात। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रूटीन लाइफ में गुडविल को शो नहीं किया जाता, गुडविल को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गुडविल की कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं, ये चेंज बहुत होती है, और ऐसी चीज जो डे बाय डे चेंज हो सकती है, उसको बैलेंस शीट में दिखा के अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के साथ बहुत दिक्कत आ जाएगी। हम बार बार गुडविल को ही लेके परेशान रहेंगे कि ये गुडविल कितनी हो गई, क्या हो गई, कैसे हो गई, फलाना ढिकना। लेकिन फिर भी अगर कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए तो अपने को गुडविल की जरूरत पड़ जाती है, नीड पड़ जाती है। सर, गुडविल की नीड कब पड़ती है? गुडविल की नीड तब पड़ती है जब दो पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और किसी एक पार्टनर को ऐड करना पड़े, तो हमें गुडविल की जरूरत पड़ जाती है कि अब हमारे को अपनी गुडविल पता होनी चाहिए। क्योंकि सपोज करो इसने 10,000 रुपये फॉर्म में लगाए हैं, 10,000 रुपये इसने फॉर्म में लगाए हैं, तो ये इंसान भी आएगा तो इसे कितने रुपए लगाने चाहिए? 10,000। लेकिन क्या ये बात सच है कि केवल 10,000 लगाने चाहिए? जी नहीं, ये बात ठीक नहीं है कि इन्हें इसे केवल 10,000 लगाने चाहिए। असल में ये 10,000 रुपये लगा के 5 साल से काम कर रहे थे, और बिजनेस पे मेहनत कर करके इन्होंने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, और ये बंदा 5 साल बाद आया है और मात्र 10,000 रुपये डाल के ये सीधा प्रॉफिट कमाने लग जाएगा। इस 5 साल की मेहनत का ये कोई पैसा लाएगा ही नहीं। तो जवाब है इसे लाना पड़ेगा। और ये लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि भाई हमारी गुडविल भी है, यानी हमारा नेम फेम है, जो हम लोगों ने मेहनत करके 5 साल में मेहनत करके बनाया है, तुम्हें इस मेहनत के लिए भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेट्स से तुम 2,000 रुपये और लेके आओ। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो तब हमें जरूरत पड़ जाती है कि गुडविल के वैल्यूएशन करें, क्योंकि ये पूछेगा हमसे, ये बंदा पूछेगा, कहेगा 2,000 रुपये किस बात के, तो हम बोलेंगे भाई देखो, हमारी जो गुडविल है वो इतनी है, यानी हमारा नेम फेम इतना है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़े पैसे और लेके आने पड़ेंगे, और ये तब जाके बोलेगा ओके। समझे? क्या आप इस बात से एग्री करते हो? फटाफट थम्स अप करके बताओ, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, मेहनत का पैसा भी दूसरे इंसान से लेना चाहिए? हाँ जी, चलो, वेरी वेरी गुड, दोनों ने बोल दिया। अच्छा, और सिचुएशन क्या हो सकती है? एक्सेप्शनल सिचुएशन की ही बात कर रहे हैं जब हम लोग, तो और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? भूल जाओ इस एग्जाम्पल को अब। जब हमें कोई छोड़ के जा रहा है, यानी जब कोई बंदा रिटायर हो रहा होता है। रिटायर होने का मतलब क्या, फिर से समझना। अब 3 लोग थे जो कि बिजनेस में काम कर रहे थे, ठीक है, इसके भी 10,000 रुपए थे लगे हुए, इसके भी 10,000 रुपए लगे हुए थे, इसके भी 10,000 रुपए लगे हुए थे। तीनों ने 5 साल तक काम कर लिया, 5 इयर्स तक इन्होंने काम कर लिया। अब इस इंसान की शादी हो गई है, ठीक है, इस इंसान की शादी हो गई है। अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो अब छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को कुछ और काम करने हैं, ठीक है, मैं अब इस फॉर्म में साथ नहीं रह सकता। तो ये क्या करेगा? ये 10,000 रुपये भी लेके जाएगा, प्लस ये क्या बोलेगा कि ये जो 5 साल मैंने मेहनत करी है, अब इस 5 साल में जो भी प्रॉफिट होगा, यानी इस 5 साल का जो भी प्रॉफिट होगा, वो मुझे तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसे तुम लोग बांटोगे। तो एक काम करो, इस मेहनत का, यानी ये जो प्रॉफिट जो है या जो मेहनत का जो पैसा है, मुझे इसमें से थोड़ा पैसा मुझे देते हुए जाओ, यानी मुझे भी 2,000 रुपये दो, ताकि मैं अपनी मेहनत का पैसा लेके जाऊं। यानी जब कोई पार्टनर हमें छोड़ के जाता है
मुझे तब भी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और ऐसे ही जब कोई पार्टनर आता है, छोड़ के जाता है, फॉर्म मिल जाती है, ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि पैसे की बात है। और आओ ये सारी सिचुएशन अब हम पढ़ते हैं। अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो जाए, अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो जाए तो गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, और हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे पता है कि गुडविल का पैसा एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, इस गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। जब कोई पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है, अगर वो चला जाए अपनी मर्जी से, रिटायर का मतलब अपनी मर्जी से चला जाए, तो गुडविल की कैलकुलेशन होती है। और अगर वो मर जाए, अगर वो मर जाए तो सिंपल सी बात है, भगवान की मर्जी से चला गया, इसके घर वाले बोलेंगे। अगर न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे ना दे तो अभिनव हम एंट्री नहीं देंगे। अगला, व्हेन एनी पार्टनर डाइज, जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है तो भी हमें गुडविल का पैसा देना पड़ता है। या तो अगर वो जिंदा है तो उसी को देना पड़ेगा, अगर वो मर गया तो उसके घर वालों को देना पड़ेगा। अगर हमारी फर्म किसी दूसरी फर्म से जाके जुड़ गई, सपोज करो XYZ फर्म है और एक दूसरी फर्म है ABC, ये XYZ और ABC फर्म जुड़ गई, तो यहाँ पे भी XYZ को अपनी गुडविल बतानी पड़ती है कि भाई मेरा नेम फेम पहले इतना था, अब मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा तो तुम्हारे को नेम फेम का बेनिफिट मिलेगा। या फिर फर्म ही बिक जाए या खत्म हो जाए, फर्म को ही बंद करना पड़ जाए, तो फर्म बंद हो जाती है तो कई के बार वो अपनी गुडविल को सेल आउट कर देती है कि भाई मेरा नाम जो था अब मैं बंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज मेरी गुडविल जिसको इस्तेमाल करनी है वो कर ले। एंड आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है। अगर आप सारे एग्री करते हो तो प्लीज मुझे एक बार थम्स अप दो, नहीं तो डाउट का विंडो ओपन है, डाउट पूछो। परफेक्ट। और अकाउंटेंट साहब, अब आप लोग गुडविल के अगले पड़ाव पे चल पड़े हो, और वो ये है कि सर हमें समझ में आ गया कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, लेकिन कैसे, हाउ हाउ वी डू दिस। ठीक है, कैसे करते हैं हम गुडविल की वैल्यूएशन, क्या तरीका है गुडविल की वैल्यूएशन करने का। तो आओ मेथड्स लिखते हैं, और ये आपको फिर से लिखना शुरू करना है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। कौन कौन से मेथड है जिससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सबसे पहला मेथड है। दूसरा है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड्स है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। हम वन बाय वन एक एक क्लास करके इसे कवर करेंगे, जिसमें आज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, लिखने के बाद आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, हेडिंग डालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखना शुरू करेंगे। गुडविल, गुडविल अंडर दिस मेथड, goodwill under this method is based on average profit of average profit of company, average profit of company. This average
this average maintainable future profit, this average maintainable future profit is calculated as follows. Steps. Step number one. Calculate average adjusted. Sorry. Calculate adjusted profit. ठीक है, और इस पे हम लोग लगा लेंगे स्टार. स्टेप नंबर 2, calculate average profit. Sum of profit of n years, upon में number of years. Step number 3, goodwill is equals to average profit into number of year purchase. एब्सोल्यूट कंसेप्ट बिल्डिंग होगी आपकी इस फॉर्मूले पे, बेफिक्र रहना. नोट करने के बाद मुझे बताना. एक लास्ट लाइन लिखवानी बाकी रहेगी, स्टार वाली. एडजस्टेड प्रॉफिट मीन्स profit from normal operations of business. Any abnormal or non-operating item must be adjusted before calculating goodwill. One more thing, profit, or I should write total profit minus abnormal gain, non-operating income, और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग abnormal losses. ठीक है, नोट करने के बाद थम्स अप. कहानी शुरू करते हैं. कहानी ये शुरू करते हैं कि ये एक इंसान है. ठीक है, ये एक इंसान है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया. किसका? इसने शू का बिजनेस स्टार्ट किया. इसने शू बना के बेचना शुरू किया. ठीक है, इनिशियल स्टेजेस थी दोस्तों, इनिशियल स्टेजेस. ठीक है, मेरी बात समझना. इनिशियल स्टेजेस थी, नया बिजनेस था. तो ये बेचारा नया बिजनेस जो था, तो इसने सोचा कि भाई
इससे हो सकता है कि ज्यादा प्रॉफिट होना, जैसे कि फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर इसे मात्र 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन घर का गुजारा ऐसे चल नहीं सकता था, घर का गुजारा चल नहीं सकता था, तो इसने थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट किसी और जगह भी करी हुई थी, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह में भी करी हुई थी, तो इसे वहां से 2,000 रुपये मिल जाते थे। फिर अगले साल इसकी जो प्रॉफिट था वो 2,000 रुपये हुआ, अगले साल इसका प्रॉफिट 2,000 रुपये हुआ, क्योंकि काम कर रहा है ना। और इन्वेस्टमेंट से फिर इसके पास पैसा आया 2,000 रुपये। अगले साल फिर इसकी इनकम जो हो गई वो हो गई 3,000 रुपये। अगले साल इसकी इनकम कितनी हो गई? 3,000 रुपये। और इसने इस 3,000 के इनकम में से 1,000 रुपया, 1,000 रुपया जो है वो क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया किस पे? अपनी बहन की शादी के लिए, ठीक है, 1,000 रुपये अपने बहन की शादी में खर्च कर दिया, ठीक है। चौथे साल उसके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपये। और इसने इस साल में क्या किया? 1,000 रुपये का इसने अपना टीवी, घर का टीवी सेल कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से इसे इनकम हुई। अब अकाउंटेंट साहब ध्यान से सुनना और मुझे बताना, ठीक है, आपको जवाबदेही रखनी है। ये बंदा हमारे पास आया और इसने बोला कि भाई साहब मेरी गुडविल बताओ। इसने हमसे कहा कि भाई साहब मेरी गुडविल बताओ। मैंने कहा अपने प्रॉफिट बताओ। तो इसने मुझे ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सारी दे दी और कहता है कि मेरा प्रॉफिट बताओ अकाउंटेंट साहब। प्रॉफिट कैसे बताया? इसने कहता है सर इस साल मैंने 3,000 का प्रॉफिट कमाया, इस साल मैंने 4,000 का प्रॉफिट कमाया, इस साल मैंने 2,000 का प्रॉफिट कमाया, इस साल मैंने 5,000 का प्रॉफिट कमाया। मेरा आपसे पूछना है ये दोस्तों कि बताओ दोस्तों, इसमें से कौन सी ऐसी अमाउंट है जो कि मुझे गुडविल के बारे में बताएगी, और कौन सी ऐसी अमाउंट है जो कि गुडविल से इफेक्ट नहीं थी, बस वो तो अमाउंट थी, यानी उसके मेहनत के पैसे नहीं थे ये सारे, ठीक है। कौन सी ऐसी अमाउंट है, जरा जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाला, ये है वो अमाउंट जो कि उसकी मेहनत को रिफ्लेक्ट करता है और बताता है कि हाँ, यहाँ से जो पैसा आया होगा वो उसकी गुडविल का पैसा होगा। इसके अलावा कि ये जो अमाउंट है जो कि नीचे लिखे हुए एरो के नीचे, ये वो अमाउंट है जो कि इसके गुडविल की वजह से है नहीं, ये अदर देन गुडविल की चीज है। बताओ जरा, क्या दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ करने से जो पैसा आया ये उसकी मेहनत का पैसा है? बिल्कुल भी नहीं। फिर से ये आया, क्या उसकी मेहनत का पैसा है? बिल्कुल भी नहीं। अपनी बहन की शादी में जो खर्च कर दिया, बताओ क्या बिजनेस का खर्चा था ये? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे खर्चे को प्रॉफिट में से माइनस किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या टीवी बेचने से उसकी गुडविल का लेना देना है? उसके 4,000 रुपये जो है, जो प्रॉफिट आया है, ये उसके शू बेचने से आया जो कि उसकी गुडविल की वजह से होगा, लेकिन ये 1,000 रुपये कहीं से भी उसके गुडविल की वजह से नहीं, उसकी मेहनत की वजह से नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे को टोटल प्रॉफिट पता चल जाए, टोटल प्रॉफिट पता चल जाए, तो उसमें से हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को हटा देते हैं जो कि उसकी गुडविल की वजह से नहीं हुई। जैसे कि ये 3,000 में 2,000 रुपये उसकी गुडविल के नहीं थे, 1,000 रुपये जो प्रॉफिट कमाए ये उसकी मेहनत के थे, ये उसके ऑपरेशंस की वजह से थे, और ये है वो प्रॉफिट जिसे हम बोलेंगे कि ये ड्यू टू गुडविल है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 4,000 रुपये हमने यहाँ लिखे तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसमें से 2,000 रुपये हटा देंगे, क्योंकि ये फिर से किसी और के पैसे थे जो कि आए थे, ये मेरी पैसे हैं जो कि मेरी गुडविल की वजह से आए होंगे या मेरी मेहनत की वजह से आए होंगे। ऐसे ही ये 2,000 रुपये में से 1,000 रुपये मैंने ऐसे घटा दिए जो कि फालतू के थे, क्योंकि मेरी गुडविल की वजह से तो मुझे 3,000 रुपये मिले थे, तो मैं क्या करूंगा, इन्हें ऐड बैक कर दूंगा और ये आ जाएंगे मेरे पास 3,000 रुपये। और इस तरीके से 5,000 रुपये में से मैं 1,000 रुपया माइनस कर दूंगा, क्यों? क्योंकि ये मेरी गुडविल की वजह से नहीं थे, तो मैं कहूंगा इसे माइनस करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। तो ये जो पैसा आया है, ये वो प्रॉफिट है जिसे मैं बोलूंगा एडजस्टेड प्रॉफिट। इसे मैं क्या बोलूंगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट क्यों निकाला? क्योंकि मुझे केवल वो पैसा चाहिए, वो प्रॉफिट चाहिए जो मेरी गुडविल की वजह से मुझे मिला है, ठीक है, ना कि वो पैसा जिसमें मेरी गुडविल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। बताओ क्या आप लोग इतनी लाइनों तक क्लियर हो? थम्स अप करो।
क्या आपको इतनी बातें समझ में आती हैं कि हमें प्रॉफिट केवल हमारी मेहनत वाला चाहिए, बिना मेहनत का सामान हमें नहीं चाहिए, वो हम हटा देंगे। चाहे जुड़ा हुआ है तो हम घटा देंगे, और घटा रखा है तो वापस जोड़ देंगे। ठीक है, वेरी वेरी गुड अकाउंटेंट साहब, आप एडजस्टेड प्रॉफिट की बातें समझ गए। ठीक है, और लॉजिकली समझ गए कि सर हमें केवल गुडविल निकालनी है, तो गुडविल से रिलेटेड प्रॉफिट ही हमें चाहिए। ठीक, सेकंड काम, क्या आप लोग मुझे इसके बारे में आइडिया दे सकते हो कि आने वाले ईयर में मेरा प्रॉफिट कितना होगा? ध्यान से सुनना फिर से। 1,000 रुपये मैंने इस साल कमाए, 2,000 रुपये मैंने इस साल कमाए, 3,000 रुपये मैंने इस साल कमाए, 4,000 रुपये मैंने इस साल कमाए। बताओ दोस्तों, इस साल मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? मेरे अकाउंटेंट साहब जरा जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो भाई देखो, जिस जिसने यहाँ पे 5,000 बताए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो प्रॉफिट है ये तो श्योर है कि ये मुझे हुआ ही हुआ है, ये तो मुझे श्योर है कि हुआ ही हुआ है। लेकिन ये तुम 5,000 के बारे में एग्जैक्ट आइडिया कैसे लगा रहे हो? ये ट्रेल देखते हुए, ये ट्रेल देखते हुए कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, तो यहाँ पे कंफर्म 5,000 ही होगा। देखो दोस्तों, आपने ये जो अजम्पशन लगाई है ये गलत है। ये गलत क्यों है? हम लोग जब कभी भी इस तरीके से काम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज जो है वो एग्जैक्ट ट्रू नहीं है, ये एग्जैक्ट ट्रू नहीं है। हम काम करते हैं कि हम एवरेज निकाल लें। क्या करें? एवरेज निकाल लें। ठीक है, और एवरेज कैसे निकाल लें? 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, मेरा प्रॉफिट कितने मार्जिन तक घूमता रहता है, कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4, 4 साल है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 और 2 5, और 5 10, 10,000 डिवाइड बाई 4, 25। मेरा प्रॉफिट इस साल जो होगा अप्रोक्सीमेट 2,500 के आस पास होगा। समझे? ये होती है एस्टिमेशन लगाना, ये अनुमान लगाना होता है। ठीक है, आपने ट्रेल सेट करी कि सर मैथमेटिकल ट्रेल सेट कर देते हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, तो ये जरूर 5,000 होगा। जी नहीं, हम लोग देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट का पैटर्न क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले ईयर में जो मेरा प्रॉफिट है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, इन्हीं के आस पास होगा। तो आस पास का निर्णय कैसे लगाऊंगा? एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। समझे? इस तरीके से मैं आने वाले ईयर की एस्टिमेशन करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं आने वाले ईयर की क्या करता हूँ? एस्टिमेशन करता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए अब कौन बताता है मुझे। पहले ईयर का प्रॉफिट 2,000, दूसरे ईयर का प्रॉफिट 1,000, तीसरे ईयर का प्रॉफिट 3,000, चौथे ईयर का प्रॉफिट 6,000, पांचवें ईयर का प्रॉफिट 4,000। अकाउंटेंट साहब ये लो, मैंने ट्रेल ही चेंज कर दी। अब मुझे बताओ मेरे 6th ईयर में कितना प्रॉफिट लगता है, कि कितना प्रॉफिट मैं कमाऊंगा? देखे कौन अकाउंटेंट साहब जवाब दे देते हैं। अब आप शायद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। इस तरीके से एस्टिमेशन लगाने कि अगले साल का प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैंने ट्रेल ही गायब कर दी। तनीषा ने सबसे पहले आंसर दिया है कि सर 6th ईयर में 3,200 का प्रॉफिट होने के अंदाजा है। आकांक्षा भी यही कहती है। दोस्तों, अब की बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि ट्रेल बिठाई 2,000, 1,000, 3,000, 2,000, 2,000, कुछ ट्रेल क्यों नहीं बिठाई? क्योंकि आप जानते थे कि ये ट्रेल गलत भी हो सकती है। हाँ, लेकिन एवरेज जरूर इसके आसपास ही रहेगा। यानी यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा वो 3,200 के बहुत इर्द गिर्द ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1,20,000 आ जाए, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पे हमारे को 0 आ जाए। अप्रोक्सीमेट 32 के आसपास होगा। इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट की एस्टिमेशन लगाई जाती है। दो बातें क्लियर। अगली बात, अगली बात मुझे फिर से बताना। अब हम लोग पेड़ उगाना सीखेंगे, पेड़ उगाना। हाँ, पेड़ उगाना सीखेंगे। यहाँ पे सन 2010 में मैंने एक पौधा उगाया। ठीक है, ये किसका पौधा था? ये आम का पौधा था। ठीक है, आम का पौधा उगाया। धीरे धीरे ये आम का पौधा बड़ा हुआ। ठीक है, धीरे धीरे ये आम का पौधा बड़ा हुआ।
और 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है। यहाँ पर भी ये थोड़ा सही सा पेड़ हो गया। और उसके बाद 2014 में 2014 में ये बन गया आम का एक बहुत बड़ा सा पेड़। मेरा आपसे पूछना ये है कि अगर मैं इस आम के पेड़ को कुछ भी ना दूं, ना पानी दूं, ना इसको खाद दूं, ना कुछ दूं, कुछ भी चीज ना दूं, तो मुझे इसके फल कितने टाइम तक खाने को मिलेंगे? मैं कुछ भी नहीं, मतलब मैंने आम का पेड़ लगा के अब छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता इस पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे ही ध्यान रखना छोड़ दूं, तो कितने टाइम तक मुझे इसके फल खाने को मिलेगा? कितने टाइम तक आपको, आप थोड़ी एस्टिमेशन लगाओ, कितने टाइम तक आपको फल खाने को मिलेगा, कितने साल तक? एक रफ आइडिया, एक रफ आइडिया दो, कितने साल तक लगता है आपको कि फल खाने को मिलेगा? अगर मैं मान लो इसे कुछ भी ना दूं, कुछ भी ना दूं, तो कम से कम 2 साल तक तो ये मेरे को फ्रूट दे ही देगा, ठीक है। कम से कम 2 साल तक ये फ्रूट दे ही देगा। सर आपने ये कैसे लगाया कि 2 साल तक दे देगा? रफ आइडिया फिलहाल के लिए, मैं यही रफ आइडिया आपसे वाइल्ड गैसेस मांग रहा था। किसी ने 1 बोला वो भी गलत नहीं है, और किसी ने 3 बोला वो भी गलत नहीं है। मैंने एक रफ आइडिया लिया कि 2 साल तक इसके फ्रूट्स मुझे मिलेंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग कहते हैं ईयर परचेज, इसी को हम लोग कहते हैं ईयर परचेज। ईयर परचेज का मतलब भी मैं बताता हूँ, यानी वो टाइम जब तक मुझे फ्रूट मिलेगा। अब थोड़ा इसी वाले एग्जांपल को चेंज करते हैं और फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, ईयर परचेज समझाने जा रहा हूँ। आपने जब फॉर्म की स्टार्टिंग करी तो ये एक झोपड़पट्टी में स्टार्ट करी, ठीक है। बहुत छोटी सी फॉर्म थी, झोपड़पट्टी में आपने इसकी स्टार्टिंग करी। धीरे धीरे आपने इस फॉर्म को ग्रो किया और बड़ा करना शुरू किया, ठीक है, धीरे धीरे। फिर इस तरीके से आपके फर्म की स्टार्टिंग हुई। और 2014 तक ये एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी बन गई, ठीक है। अब मेरा आपसे ये कहना है कि यहां से यहां तक में आपने जितना भी मेहनत करी है, क्या इस मेहनत का फल आपको कुछ साल तक इसके नेम फेम के साथ प्रॉफिट में मिलता रहेगा? से यस और नो? यहां तक आपने जो भी मेहनत करी है, उसका फल कुछ टाइम तक, यानी कुछ टाइम तक आपको इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा? यस और नो? तो जितने साल तक हमारे को ये प्रॉफिट मिलेगा, जितने साल तक ये हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? जो पिछले साल की मेहनत का है, ये इस साल की मेहनतों का जो प्रॉफिट है, जितने साल तक कमाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताओ, अगर आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर है तो थम्स अप करो जल्दी से। फाइनल कंक्लूजन, बस खत्म। क्या मेरी गुडविल वही नहीं होगी जितने साल तक मेरे को इस पुरानी मेहनत का पैसा मिलेगा? क्या यही मेरी गुडविल नहीं होगी, इन्हीं दोनों का सम? बस यही ये काम था, और यही सारे स्टेप्स थे। आई होप आपको ये सारी बातें आप समझ में आ गए होंगे। आओ वापस से आपको फॉर्मूले पे लेके चलूं, और ये सारी बातें बताऊं कि हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सारी बातें वापस से ध्यान दिलाते हैं। ये रहा। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरीके से, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो कि मुझे मेरे बिजनेस से मिला है, ना कि किसी और चीज से, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? ये एस्टिमेशन है कि मुझे मेरी मेहनत का आगे वाले साल में कितना फल मिलता रहेगा हर साल, ठीक है। हर साल मुझे मेरी मेहनत का कितना फल मिलता रहेगा। और जितने साल तक, यानी गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा हमारे पास, जितने साल तक, जितने साल तक
मुझे मेरा एवरेज प्रॉफिट और जितने साल तक इसका फ्रूट मिलता रहेगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरी गुडविल है। ठीक है। सपोज करो कि मेरा एवरेज प्रॉफिट आता है 5,000 रुपये, और ये 5,000 रुपये का प्रॉफिट मैं 4 साल तक कमाता रहूंगा। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, मेरा क्या हो जाएगा, 20,000 रुपीज मेरी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर के बारे में मैंने आइडिया दे दिया। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है कितने साल तक फ्रूट खाने को मिलेंगे। ठीक है। एंड आई होप अभी आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया हो। अगर आप लोग को फॉर्मूला क्लियर है, प्लीज एक बार फिर से थम्स अप दे दो लास्ट टाइम, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। एक आधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग, क्लास ओवर करेंगे। फाइंड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। ये हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो कितने स्पीड से क्वेश्चन होते हैं। सारा मेथडोलॉजी आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। लाइन को समझो। परचेज ईयर कितना है, 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज का मतलब 3 साल तक फल खाने को मिलेगा। 3 साल तक आप फल खाओगे। वाओ। और एवरेज प्रॉफिट कितने का लेना है, 4 साल तक का। 4 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है, याद रखना। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर इज दिस, 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000। ठीक है। ये हमारे को दे रखा और कहता है क्वेश्चन करके दिखाओ। हमने कहा "हाँ, कौन सी बड़ी बात है, ये लो"। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी। हमें सीधा निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट दैट इज 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई गेस 30,000, ये भी आ जाएगा 30, 30 और 30 60, 60,000 डिवाइड बाय 4, 15,000। अगर मेरा प्रॉफिट का पैटर्न 12,000, 18,000, 16,000, 14,000 है, तो एस्टिमेटेडली मेरे अगले साल के जो प्रॉफिट होगा वो 15 साल के आसपास ही घूमेगा। ठीक है। ठीक है। और गुडविल कैसे निकालेंगे, ये 15,000 का अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट मुझे कितने साल तक मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 3 साल तक। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3। कितना आ गया ये, 45,000। पहला क्वेश्चन डन। पहला क्वेश्चन डन। थम्स अप करो, कुछ करो, मेरी मेहनत का कुछ सिला दो। तो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे एक बार दोबारा बताने के लिए बता देता हूँ मैं। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, 4,45,000, 4,45,000 प्लस ये आ जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स। इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा, रुक जाओ, अ, कुछ नहीं हटाना, बिना छोड़ दो तुम, 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5। थैंक यू तनिषा। तनिषा अच्छी लड़की है, वो मुझे टाइम टू टाइम रिप्लाई दे देती है, उसकी ये हैबिट अच्छी लगती है मुझे। वो क्लास में भी थी तो बहुत बातें करती थी। डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आई गेस 4,38,600। ठीक है। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमें निकालना है गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज था मेरे पास 4 ईयर, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। आंसर आ जाएगा 1,75,4,400। हाँ। ठीक है। अब एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, ऑल क्लियर, नॉट क्लियर, डाउट, जो भी आप लोग को लिखना है। डाउट है तो डाउट पूछो, सब चीजें क्लियर तो सब चीजें बता दो कि ऑल क्लियर। फिर होमवर्क देंगे आपको। आकांक्षा कहते हैं क्लियर, यार क्लियर लिखते हो ना तो लगता है आधा अधूरा है। ऑल क्लियर लिखा करो, क्रिस्टल क्लियर लिखा करो, तब मजा आता है कि हाँ कुछ पहुंचा है तुम तक। मयंक कहते हैं ऑल क्लियर, सलोनी कहती है ऑल क्लियर।
भूमिका कहते हैं क्रिस्टल क्लियर। और क्या? ऑल क्लियर। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अगर मैं केवल इतनी सी बात बता देता, पीछे जो है केवल फॉर्मूला वाली इतनी सी बात, तो केवल और केवल फॉर्मूला पे बेस होके तुम सारे आंसर निकाल देते, सारे आंसर। लेकिन मैंने ये तुम्हें इतनी लिखा पढ़ी और इतना जो ज्ञान वर्षा करी, वो केवल इसलिए कि ताकि तुम कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ क्यों ऐसा होता है। ठीक है, वरना रटने वाला हिसाब किताब नहीं करना हमें। अब 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, इनको फटाफट स्क्रीनशॉट से कैप्चर कर लो। और फिर अगला काम ये है, मैं आपको सर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कहीं लॉस मिल जाए तो लॉस को याद रखना, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ध्यान रखेंगे, बस ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, लॉस को हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अभिनव कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, थम्स अप दो, स्क्रीनशॉट लो और थम्स अप दो। तो बस आज की क्लास यही तक थी। बाय बाय, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा।